राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे थे हम। और राजस्थान के एकीकरण में हमने बात कर ली, पूरी सारणी बनाकर सब कुछ समझा चुका हूँ। और 7 चरणों के अंदर आई जो समस्याएं थी और उनका निराकरण कैसे हुआ वो सब समझा चुका हूँ। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हम तैयार हैं। अब देखो एकीकरण से संबंधित और बातें। एकीकरण के अंदर आखिर एकीकरण कौन करवा रहा था? तो एकीकरण सरदार पटेल करवा रहे थे, तो उनको वो काम सौंपा गया था, अपनी मर्जी से नहीं करवा रहे थे। इसके लिए एक विभाग की स्थापना की गई जिसे रियासती विभाग या सचिवालय रियासती सचिवालय या स्टेट्स मंत्रालय कहा गया। तो एक ही बात है, रियासती विभाग, रियासती सचिवालय, स्टेट मंत्रालय। तो इसके द्वारा ही एकीकरण करवाया गया। ये काम हमें आजाद करने से पहले ही हो गया, क्योंकि ये सब अंग्रेजों का सिस्टम था, अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्थाएं की थी। तो इसकी जो स्थापना हुई, इस संगठन की, इस विभाग की, वो स्थापना हुई थी आजादी से पहले ही हो गई है। ये एकीकरण वाली पूरी बातें 5 जुलाई 1947, आजादी से पहले 5 जुलाई 1947 को ही हो गई रियासती विभाग की स्थापना। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तभी तो हम कहते हैं ना कि एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया है, उनको ये काम सौंपा गया था। ठीक है, इस रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। उनके अलावा एक सचिव बनाया गया, वीपी मेनन। तो आपसे पूछे वीपी मेनन, आपसे पूछे कि जो है एकीकरण में किसका श्रेय जाता है, तो आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आज से 2 नाम ध्यान रखना है, सरदार पटेल भी और वीपी मेनन भी, क्योंकि वो भी सचिव थे। उनका भी बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के एकीकरण में। इनको पूरे भारत के एकीकरण का काम सौंपा गया, इस रियासती विभाग को। और ये काम बड़ा बेखूबी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। अगर हमें एकीकरण की आजकल हमें जो ज्यादातर जानकारियां मिलती है, वो वीपी मेनन ने एक किताब भी लिखी है एकीकरण पर, तो उससे मिलती है। तो उस किताब का नाम है, इनकी पुस्तक है एकीकरण पर, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ आएगा ना यहाँ, ऑफ पहले लिखने से इसको मैं, क्या है भाई डस्टर, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ये इंडियन स्टेट, ये ज्यादा सही है ना। इंटीग्रेशन इंडियन स्टेट ऑफ, वो सही नहीं था। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, वीपी मेनन। तो वीपी मेनन को इस पुस्तक जिसमें बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। अगर अपन बात करें हैं कि इसका कार्य क्या था, तो कार्य यही था कि देशी रियासतों का क्या करवाना है, एकीकरण करवाना है, देशी रियासतों का एकीकरण। इस प्रकार से इसको ये काम सौंपा गया था, इसको ये काम सौंपा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ अंग्रेजों ने कंडीशनें बनाकर इनको दी थी। एक कंडीशन इनको ये बनाकर दी थी रियासती विभाग को कि आप जो है, जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ है, तो जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ है और जनसंख्या 10 लाख है, और जनसंख्या
10 लाख है वो स्वतंत्र रह सकती है। ये गाइडलाइन थी बकायदा कि भारत में केवल वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, नहीं तो उनको मिलना ही होगा। या तो वो राजस्थान, या तो वो भारत में मिलो, चाहे पाकिस्तान में मिलो, चाहे कहीं पर भी मिलो, स्वतंत्र रहने का अधिकार केवल किसको है? जो 1 करोड़ वार्षिक आय है जिसकी और जनसंख्या 10 लाख है, वो स्वतंत्र रह सकती है। तो नोट क्या कि राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो इस कंडीशन को पूरा करती थी। राजस्थान में 4 रियासतें इस शर्त को पूरा करती थी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख थी, वार्षिक आय 1 करोड़ थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। 4 रियासतें इस कंडीशन को पूरा करती थी, तो ये स्वतंत्र रह सकती थी देखो, लेकिन इन राजाओं ने बड़ी आसानी से अपनी रियासतें दे दी थी। तो ये सब पटेल के ही दिमाग का, वीपी मेनन के दिमाग की ही उपज थी। तो ये रियासती विभाग है, ये इसका पूरा काम था। इसके बाद में क्या हुआ कि हमारे लिए जो है हमारा देश आज़ाद हुआ। ये तो 5 जुलाई को बना 1947 को, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो एक अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया था जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया तो ऐसे नहीं किया, एक एक्ट आया जिसे कहते हैं, इंग्लैंड की संसद में आया ये, और ये एक्ट पारित हो गया 18 जुलाई को 1947 को पारित हो गया था इंग्लैंड की संसद में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया इंग्लैंड की संसद में, हमें आजाद करने का एक अधिनियम आया। और इस अधिनियम की धारा 8 के अंदर यह कहा गया, इस अधिनियम की धारा 8 में यह कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं, राजस्थान वगैरह में है, एमपी में है, कहीं पर भी है, लगभग 550 रियासतें थी भारत में। देसी रियासतों पर ब्रिटिश जो सर्वोच्चता है वो समाप्त की जाती है। अब कोई ब्रिटेन का अधिकार नहीं रहा उन पर, ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त की जाती है। वह स्वतंत्र है और जो संधि थी वो संधि समझौते सब रद्द कर दिए गए। जो भी इनके साथ में सहायक संधियां वगैरह हुई वो सब रद्द कर दी कि अब आप स्वतंत्र हो, हमारी तरफ से ब्रिटिश जो सर्वोच्चता आप पर समाप्त कर दी। ये एक हमारे लिए टेंशन वाली बात हो गई थी। एकीकरण के सामने चैलेंज आ गया था कि भाई ब्रिटिश सर्वोच्चता आपने समाप्त कर दी, अब उनको स्वतंत्र कर दिया, आपको उनको या तो भारत सरकार के अधीन करना था या वो संधि शर्तें कुछ भारत सरकार के अधीन रहती, लेकिन इन्होंने उनको स्वतंत्र कर दिया वो संधि समझौते रद्द करके, और उन्होंने कुछ बात नहीं कही। अब क्या हुआ, इससे हौसले बढ़ गए इस अधिनियम से। और नोट, जब हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को, तो राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी, राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिन्होंने कि वो स्वतंत्र रहेगी, स्वतंत्र रहने की घोषणा की। पूछेंगे ये राजस्थान की कौन सी ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। एक तो थी जोधपुर, एक थी धौलपुर, एक थी अलवर और एक थी डूंगरपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। देखो,
जोधपुर का राजा तो नाराज चल ही रहा था, हनवंत सिंह, पाकिस्तान में मिलने का वो जो भी सीन हुआ था अपन पढ़ेंगे। धौलपुर का राजा उदयबान सिंह भी जो है वो क्या कर रहा था, वो भी पाकिस्तान में मिलने का इच्छुक हुआ करता था। तो एक वो था, ठीक है। और धौलपुर का राजा उदयबान सिंह वो पाकिस्तान में मिलने का इच्छुक था, उसने प्लान बनाया था, आगे बताऊंगा मैं आपको स्टोरी। अलवर था ही, आपको याद आ गया, गांधी जी की हत्या में नाम आया, सांप्रदायिक हिंसा में नाम आया, तो अलवर। डूंगरपुर का राजा लक्ष्मण सिंह भी, ठीक है। ये ऐसे थे जो आज़ादी के समय इन्होंने भी आज़ाद रहने की घोषणा कर दी थी कि ये किसी में भी शामिल नहीं होएंगे। तो इस प्रकार से ये सीन हुआ। अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो ये सब चीजें हो गई। अब चलो नया टॉपिक लेते हैं अपन, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखो, आपसे ये पूछे एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? एकीकरण के समय रियासतें थी 19। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें एकीकरण के समय थी। आपसे पूछे कि मुस्लिम रियासतें कितनी थी? मुस्लिम, तो मुस्लिम रियासत तो एक ही थी, एक, टोंक। आपसे पूछे कि जाट रियासतें कितनी थी एकीकरण के समय? जाट रियासत थी 2, भरतपुर और धौलपुर। आपसे पूछे राजपूत रियासत कितनी थी, तो राजपूत रियासत कितनी थी? तो देख लो, एक मुस्लिम और 2 ये, तो बच गई कितनी? 16। जो शेष बची वो 16 की 16 ही राजपूत रियासतें थी। ऐसी रियासतें कौन सी है जिनको तोपों की सलामी अंग्रेज नहीं देते थे? ऐसी रियासतें जिन्हें अंग्रेज तोपों की सलामी नहीं देते थे, तोपों की सलामी नहीं देते, ऐसी रियासतें कौन सी थी जिनको अंग्रेज तोपों की सलामी नहीं देते थे? तो रियासतों में छोटी छोटी रियासतें किशनगढ़ है और शाहपुरा है, इनको तोपों की सलामी नहीं मिलती थी। उसके अलावा 3 ठिकाने थे, उन 3 ठिकानों को भी तोपों की सलामी नहीं मिलती थी। तो इसलिए इन्हें कहा जाता था नॉन सल्यूट स्टेट। इनको सल्यूट नहीं मिलता था, नॉन सल्यूट स्टेट। आपसे पूछे कि नॉन सल्यूट स्टेट, तो वैसे देखे तो नॉन सल्यूट स्टेट तो 2 थे, और अगर अपन ठिकानों को भी गिने तो 3। अंग्रेज जिसको जितनी तोपों की सलामी दी जाती थी उसका दर्जा अंग्रेजों के दरबार में उतना ही ज्यादा माना जाता था। 2 रियासतें ऐसी हैं जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, एक तो किशनगढ़ और एक शाहपुरा। उसके अलावा ठिकानों को भी नहीं दी जाती थी, इसलिए ऐसे राज्यों को नॉन सल्यूट, सल्यूट नहीं मारते थे, तोपों का सल्यूट नहीं देते थे। तो इस प्रकार से ये अपने रियासतें थी 2। उसके अलावा देखो कहानी कैसे शुरू होती है, विल्ले पत्र की कहानी कैसे शुरू होती है। हुआ यह था कि राजाओं का एक संगठन था जिसका नाम था नरेंद्र मंडल। राजाओं का संगठन था ये नरेंद्र मंडल। तो नरेंद्र मंडल जो राजाओं का संगठन था, नरेंद्र मंडल, ये एक राजाओं का संगठन था। आपको पता होगा 1919 के एक्ट में ही नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 के अंदर हुई थी। अब देखो क्या होता है कि जो नरेंद्र मंडल है उसकी बैठक होती है। नरेंद्र मंडल की बैठक होती है 25 जुलाई को, जब उन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी, यानी कि वो अधिनियम भी पारित कर दिया। उसके बाद में नरेंद्र राजा सब बैठक करते हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर बैठक होती है नरेंद्र मंडल की, और इस बैठक में माउंट बेटन आता है। लॉर्ड माउंट बेटन कौन है? वायसराय है, भारत का वायसराय है। लॉर्ड माउंट बेटन आता है। आजादी की घोषणा हो गई है, ठीक है। उसके बाद में माउंट बेटन आता है
और यहां पे 2 पत्र जारी करता है कि या तो आप किसी में मिल जाओ, या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या एक आप स्वतंत्र रह लो। जिस पत्र पे साइन करोगे वही आपका सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से वह 2 सिस्टम लेकर आया। एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो वो जिसको अपन सामान्य रूप से विलय पत्र के नाम से जानते हैं। तो इसने माउंटबेटन ने क्या किया, यहां पे माउंटबेटन ने इसने 2 पत्र जारी किए। इंस्ट्रूमेंशन ऑफ, जिसको इंस्ट्रूमेंशन ऑफ एक्सेशन यानी इसको हिंदी में तो मैं ढंग से कह सकता हूं कि विलय पत्र कह दो, या इसे सम्मिलन पत्र कह दो। आप किस में मिलोगे, सम्मिलन पत्र कह दो, ठीक है। तो इस नामों से इसको जाना जाता था। इंस्ट्रूमेंशन रजिस्टर कहाँ है, ये अंग्रेजी तो हम इंस्ट्रूमेंशन, ठीक है। तो ये जो विलय पत्र था, आप जानते हो कि आप भारत में मिलना चाहते हो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, ये आपका विलय पत्र है। इसको सम्मिलन पत्र, विलय पत्र, कई नामों से इसको जाना जाता था। अधिमिलन पत्र भी इसको कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा एक पत्र और जारी किया गया जिसे कहा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दोनों में क्या अंतर था, तो इंस्ट्रूमेंट में ऑफ एक्सेशन, इसमें और इसमें क्या अंतर था, तो इसमें तो ये था कि आपको किसी में मिलना होगा, और ये अगर आप स्वतंत्र रहते हो, तो स्वतंत्र रहने पर था, ये आपके स्वतंत्र रहने पर था। और ये भारत और पाक में किसी में मिलने पर, किस में मिलना चाहते हो उसके लिए इस पे साइन करो। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन विलय पत्र, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट स्वतंत्र रहने वाला था। हिंदी में अपन जनरली पढ़ते हैं ये विलय पत्र था, ठीक है। तो ये 2 पत्र इसने जारी किए कि इन पे साइन वाइन करने हैं। तो सबसे पहले विलय पत्र का मतलब है या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो, ठीक है। पहली तो ये चीज है कि भारत में या पाकिस्तान में मिलो। तो सबसे, और इसको साइन कब के करके कब देना था, आजादी वाले दिन देना था, उससे 1 दिन पहले, ठीक है। भारत या पाकिस्तान में विलय होना है तो 15 अगस्त 1947 से पहले फैसला लेना होगा। तो राजस्थान में जो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक वो था शार्दुल सिंह, बीकानेर का शासक, बीकानेर शार्दुल सिंह। बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था जिसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को, आज़ादी से 7-8 दिन पहले 7 अगस्त को इसने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब क्वेश्चन बनता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम शासक कौन था। तो राजस्थान का अंतिम शासक था धौलपुर का शासक। धौलपुर के शासक ने सबसे लास्ट में किए, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। धौलपुर का शासक उदयभान सिंह, तो इसने 14 अगस्त को साइन किए थे। जो जोधपुर रियासत है, जोधपुर राजा भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था लेकिन उसने भी साइन कर दिए थे।
तो जोधपुर वाला जरूर पूछा जा सकता है कि विले पत्र पर जोधपुर रियासत ने कब हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि ये काफी चर्चित रहा था मामला, अभी बताऊंगा मैं आपको। वो किए थे 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1947 को जोधपुर रियासत ने कर दिए थे। शासक थे हनुवंत सिंह, जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह थे शासक। तो ये कुछ विले पत्र की बातें हो रही है अपनी, ठीक है, कि सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले बीकानेर ने किया, सबसे लास्ट में किसने किया, धौलपुर ने किया। जोधपुर के शासक ने कब किया, 9 अगस्त को किया। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो प्रभाव में थी एक तरह से, ये समझ लो, कोई मिलना श्योर नहीं था, मिलना चाहती तो मिल जाती वो, ठीक है। जोधपुर ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान के प्रभाव में थी, पाकिस्तान कह दो या मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान वाला था, जिन्ना के प्रभाव में थी। एक तो मिलना भी लिख दे, एग्जामिनर लिख दे, एग्जामिनर का क्या है, जोधपुर धौलपुर, जब इनको इतिहास की पूरी जानकारियां नहीं है, ठीक है, जल्दीबाजी में जो कुछ था वो लिखवा दिया गया। कभी अपन खूब चर्चाएं करेंगे, ठीक है, जब समय होगा तब, कि कहाँ इतिहासकारों ने कहाँ कहाँ गलतियां की है। तो ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान या जिन्ना के प्रभाव में थी वो थी जोधपुर और धौलपुर, ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो जोधपुर और धौलपुर रियासतें थी, दो थी। अब आप कहोगे सर ये धौलपुर वाला क्या लोचा है, तो पूरी कहानी समझो, कहानी क्या है। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान लालच दे रहा था कि ये जो है ना, भारत सरकार जो कर रही है उसका उल्टा सब कहता था कि भारत सरकार आपको ये नहीं दे रही, मैं दूंगा, मैं आपको स्वतंत्र रखूंगा, मैं आपको, इतने लालच दे रहा था पाकिस्तान। और इसने बीकानेर के राजा को लालच दिए, इसने जोधपुर के राजा को लालच दिए, इसने जैसलमेर को लालच दिया, ठीक है। इधर मेवाड़ रियासत थी, इधर मेवाड़ रियासत थी, इधर अपने ग्वालियर वगैरह रियासतें थी, यहाँ बड़ौदा वगैरह रियासतें थी, यहाँ भोपाल रियासत थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे धौलपुर रियासत थी। अब देखो ये कहानी कैसे शुरू हुई, यहाँ जयपुर रियासत थी। इस कहानी को समझो आप, कहानी का जो ये भोपाल का नवाब था, ये कहानी का विलन था पूरा, हमीदुल्ला। पूरी कहानी समझना ये, भोपाल का जो नवाब है जिसका नाम था हमीदुल्ला, ये क्या था, नरेंद्र मंडल जो राजाओं का संगठन था उसका अध्यक्ष था ये। और ये जिन्ना के पूरी तरह से प्रभाव में था। भोपाल का नवाब जिन्ना के पूरे संपर्क में था और इसी ने पूरा प्लान किया था कि क्या किया जाए, कि इन जो रियासतें हैं, इन रियासतों से, ये भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है। भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जयपुर, ये जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जयपुर की सीमा धौलपुर से लगती है, फिर भोपाल लगाओ, या फिर इसको जोधपुर और इधर होता हुआ ये भोपाल लगाओ, ठीक है, सीमा टच होनी जरूरी थी। तो अब इसने ये प्लान किया कि इसका खास दोस्त था धौलपुर का राजा उदयभान सिंह, उसको लेकर इन दोनों ने ही योजना बनाई थी। ये है दोनों, इन दोनों ने योजना बनाई कि किस प्रकार से हमें पाकिस्तान में मिलाना है। धौलपुर का राजा लगातार जोधपुर के राजा को भड़काता रहा, हनुवंत सिंह को लगातार तरह तरह के लालच देता रहा। जोधपुर का राजा, उसने मेवाड़ के राजा से भी बात की, लेकिन मेवाड़ के राजा ने स्पष्ट मना कर दिया। जब इनसे पूछा गया भूपाल सिंह से, तो इन्होंने कह दिया कि भाई किस में मिलना है, भारत में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, ये मैं तय करने वाला कौन होता हूं। मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह ने क्या उत्तर दिया
कि किस देश में मिलना है ये फैसला मैं थोड़ी लेने वाला हूं, ये तो मेरे पूर्वज हजारों साल पहले ले चुके हैं। ठीक है, ये मैं लेने वाला कौन होता हूं? अगर मेरे पूर्वज जो थे, मेरे पूर्वज, अगर मेरे पूर्वज अगर इस प्रकार से समझौते संधियां करते या डगमगाते, तो मेरे पास में भी हैदराबाद जितनी बड़ी रियासत छोड़कर वो जाते। तो ये बातें मेवाड़ के महाराणा ने कही कि मेरे पूर्वज ये फैसला कर चुके हैं, मैं हिंदुस्तान के साथ हूं। ठीक है, अगर वो डगमगाते तो मेरे पास भी आज बहुत बड़ी रियासत वो छोड़ के जाते हैं। तो इस प्रकार से इसने मना कर दिया। इसने मना करते ही ये खेल तो पूरा ही खत्म हो गया था, ये खेल। फिर खेल बचा था ये, और जयपुर के राजा ने मना कर दिया, तो ये खेल भी खत्म हो गया। अब खेल खत्म होते दिख रहे हैं। बीकानेर के राजा से एक बार तो हाँ हूं करवाई, ये खेल खत्म। जैसलमेर से हाँ हूं करवाई, खेल खत्म। अब जोधपुर का राजा अकेला पड़ गया। ठीक है, लेकिन इसकी रियासत बहुत बड़ी थी, इसको शामिल कराने का पाकिस्तान का तरह तरह के लालच दिए गए। ये दिल्ली गए थे, तब दिल्ली में माउंटबेटन बैठा, वीपी मेनन बैठा, फिर इनको समझाया गया, मान गए ये। ठीक है, तो हो गया इसका भी। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, कि जैसे अपन को बता रहे हैं थोड़ी बहुत तो परेशानियां हुई है, लेकिन राजाओं ने आसानी से अपनी रियासतें दे दी थी। तो अगर अपन बात करें, तो अब इसके बाद में कुछ फैक्ट वगैरह और देख लेते हैं। तो कौन सी रियासतें जोधपुर और धौलपुर पाकिस्तान के प्रभाव में सबसे ज़्यादा थी? क्योंकि ये पूरे भोपाल के नवाब की योजना थी, जिसमें उसने धौलपुर के राजा को भी शामिल कर लिया था। जब इस विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा में, पूरी कहानी अभी विल्ले पत्र की चल रही है, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय इसने कहा, चंद्रवीर सिंह ने, कि मैं अपने डेथ, और सही कहा, विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते ही रियासतें खत्म हो गई ना, तो डेथ वारंट ही हो गया ना, उस पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब विल्ले के बारे में पूछ ले किस शासक ने कहा, विल्ले के बारे में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह से पूछा गया, वो जोधपुर के राजा ने ही पूछवाया था। ठीक है, पूछा गया तो कहा कि किस देश में मिलना है यह फैसला मेरे पूर्वज कर गए, मेरे पूर्वज कर गए। अगर वो डगमगाए होते, अगर वो डगमगाए होते, तो हैदराबाद जैसी रियासत छोड़कर जाते। मैं हिंदुस्तान के साथ हूं। तो इससे भी जोधपुर के राजा का थोड़ा मनोबल डाउन हो गया। फिर जनता भी चाहती थी, ठाकुर भी चाहते थे, तो कई चीजें थी ऐसी कि उनको अपना विचार और बदल दिया, आसानी से बदल दिया था। एक बार वीपी मेनन ने उनको धमकाने का प्रयास किया दिल्ली में,
तब उन्होंने बंदूक निकाली जिसे पेन पिस्टल कहते हैं, छोटी बंदूक पेन की जैसी, वो माउंटबेटन ने उनसे छीन ली थी। माउंटबेटन से उनकी अच्छी बनती थी, उसने छीन ली थी। वो फिर आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में है, वो पेन पिस्टल है जो इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी हुई है, जिसे पेन पिस्टल के नाम से जाना जाता है। चलो ये हुई अपने इनकी बातें, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे सर उन 3 ठिकानों का क्या हुआ? जो 3 ठिकाने थे, उन 3 ठिकाने का एकीकरण का क्या सिस्टम हुआ? तो 3 ठिकाने का एकीकरण देख लो। पहला ठिकाना आपके निमराना, दूसरा ठिकाना लावा टोंकर, एक था कुशलगढ़, और तीसरा ठिकाना आपके लावा टोंक वाला। एकदम आसान है, देखो लावा। निमराना किस में आता था भाई? अलवर में आता था ना। अलवर किस चरण में शामिल हुआ था? अलवर शामिल हुआ था, अलवर रियासत के अधीन था, तो अलवर रियासत के साथ शामिल हुआ निमराना, अलवर रियासत के साथ। तो अलवर रियासत है वो कौन से चरण में शामिल हुई थी? प्रथम चरण। लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत से अलग होकर ठिकाना बना था, तो बांसवाड़ा रियासत किस में आती थी? वो आती थी अपने बाबू जाड़ू दूसरे चरण में, तो द्वितीय चरण में। अब आप कहोगे सर लावा तो टोंक में आता है, टोंक में आता है, लेकिन लावा जो है वो नरुकाओं का ठिकाना था और वो कभी जयपुर का ही अंग रहा था। लावा ठिकाना कभी जयपुर हाँ टोंक रियासत का रहा है, लेकिन टोंक तो खुद नहीं बनी है ना। टोंक तो खुद 1817-18 के अंदर टोंक बनी, 17 में बनी। तो टोंक से पहले ये वास्तव में ये इलाका जो था ये जयपुर के अंडर में आता था। तो यह लावा को पहले तो जयपुर रियासत में मिलाया गया, जयपुर रियासत में मिलाया गया तुरंत ही, और उसके बाद में इसको जयपुर रियासत के साथ चतुर्थ चरण में शामिल कर दिया गया। तो ये रियासतों के साथ साथ ही शामिल हुए हैं अपनी जो रियासतें मिलाकर। तो इसको लावा को पहले जयपुर रियासत में मिलाया गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लावा पड़ जाता तो टोंक में है, लेकिन पहले इसको जयपुर रियासत में मिलाया, फिर इसको चतुर्थ चरण में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से अब अपन बात करते हैं इस संपूर्ण एकीकरण में कुल कितना समय लगा। एकीकरण में लगा कुल समय, एकीकरण में तो समय लगेगा ही, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। जब अपन को पढ़ने में टाइम लग रहा है तो एकीकरण होने में तो टाइम लगेगा। तो एकीकरण को टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में ये एकीकरण कंप्लीट हो गया था। अब देखो ये एकीकरण की बातें तो चली रही हैं, ठीक है। इससे पहले भी कुछ प्रयास हुए थे, राजाओं ने अपने स्तर पे प्रयास किए थे। राजाओं द्वारा अपने स्तर पर प्रयास, राजाओं ने अपने स्तर पर भी एकीकरण के प्रयास किए थे। और सबसे पहले प्रयास किया था, ठीक है, तो कोटा के राजा ने प्रयास किया, वागड़ के राजा ने प्रयास किया, ठीक है। सब क्या बनाना चाहते थे? अपने स्तर पर संगठन बनाना चाहते थे, आसपास की रियासतों को मिलाना चाहते थे और अपने स्तर पर संगठन बनाना चाहते थे। तो देखो ये वागड़ संघ, वागड़ संघ कौन बनाना चाहते थे? वागड़ में कौन आता है? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, और अगर एक उसको ले ले तो कुशलगढ़ ठिकाने को ले ले तो इनसे मिलाकर वागड़, आपको ही पता है वागड़ का इलाका ये, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर, इसको मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर के राजा बड़े तेज थे, डूंगरपुर के राजा। वागड़ संघ कौन बनाना चाहते थे? डूंगरपुर शासक। मीटिंग भी बुलाई इन्होंने, रावल लक्ष्मण सिंह। लेकिन क्या हुआ, इन राजाओं को सही नहीं लगा, इनको लगा कि ये हम चारों पर राजा बन जाएगा,
बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को एक डर लगा कि लक्ष्मण सिंह एक डूंगरपुर संघ बनाना चाहता है। उसके अलावा हाड़ौती संघ का भी प्लान बना। हाड़ौती में सबसे पहली पुरानी रियासत बूंदी, बूंदी से ही कोटा अलग हुआ है, कोटा से ही झालावाड़ अलग हुआ है। इन 3 रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। मेन राजा कौन था? कोटा वाला बनाना चाहता था, वो कोटा का शासक था। भीम सिंह था ना, कोटा शासक भीम सिंह, मेन यही था। इनमें तो मेन डूंगरपुर ही होगा ना। आपको पता है लक्ष्मण सिंह को वरिष्ठ बनाया गया, उपराज प्रमुख, फिर कनिष्ठ बनाया गया, तो मेन तो वही है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी वो कनिष्ठ बनाया गया था डूंगरपुर के वाले को, तो मेन था। कोटा का शासक भीम सिंह मेन है इनमें, तो वो उसका प्लान था, ये हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। राजस्थान यूनियन एक बहुत बड़ा यूनियन बनाना चाहते थे, जिसमें राजपूताना के राजाओं को राजपूताना प्लस मालवा मध्य प्रदेश की रियासतें प्लस गुजरात की रियासतें, इनको मिलाकर ये बनाना चाहते थे। तो सबको टेंशन हो गई, मीटिंग भी हुई और ये बनाना चाहते थे। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह ये बनाना चाहते थे, ये राजस्थान यूनियन। इसके लिए इन्होंने उदयपुर के अंदर एक सम्मेलन भी करवाया था। तो ये उदयपुर के अंदर सम्मेलन भी रखवाया था नवंबर में। तो इन्होंने एक सम्मेलन करवाया था और इनका पूरा प्लान बन चुका था 1946 के अंदर उदयपुर में। ठीक है, और इन्होंने अपना संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त कर दिया यहां पर कि हमारा सबका संविधान बनेगा। संवैधानिक सलाहकार बनाया इन्होंने के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार। लेकिन सबको ये डर था कि कहीं ये जो है ना, कहीं ये मेवाड़ संघ तो नहीं बनाना चाहते, खुद प्रमुख तो नहीं बनना चाहते, कहीं मेवाड़ संघ बनाकर इसमें शामिल नहीं हुए थे। बड़ी बड़ी जो 3 रियासतें थी ना, जिनको स्वतंत्र रहने का अधिकार था, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि शामिल नहीं, वो इसके अंदर आए नहीं थे। जो मेन इसके अलावा 3 ही बड़ी थी, वो इसमें शामिल नहीं हुई थी। उसके अलावा देखो राजपूताना संघ बनाने का प्लान था। राजपूताना प्लस एमपी की रियासतों से, राजपूताना प्लस एमपी रियासतों से, क्योंकि एमपी छूती थी जयपुर, तो एमपी और राजपूताना की रियासतों से तो कौन बनाना चाहता था? जयपुर का राजा राजपूताना संघ बनाना चाहता था। जयपुर में मीटिंग भी करवाई थी सवाई मान सिंह द्वितीय। तो इस प्रकार से ये कुछ राजाओं द्वारा अपने स्तर पे प्रयास भी किए गए हैं। वागड़ संघ, हाड़ौती संघ, राजस्थान यूनियन, राजपूताना संघ, ऐसे प्लान चले हैं। तो पूछेंगे वागड़ संघ कौन बनाना चाहते थे? तो वागड़ में मेन कौन है? डूंगरपुर रियासत, तो उसका। हाड़ौती में मेन कौन है? कोटा रियासत। राजस्थान यूनियन उदयपुर वाला चाहता था, राजपूताना संघ जयपुर वाला चाहता था। तो इस प्रकार से जयपुर के अंदर एक सम्मेलन भी बुलाया गया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पूरी तरह से एग्जाम बेस्ड तैयारी पर आपका फोकस होना चाहिए, तभी आपको फायदा होने वाला है। अब अपन बात करते हैं और भी। तो देखो कुछ और तथ्य निकल के आते हैं। तो ये देखें, अखिल भारतीय स्तर पर एक राजस्थान आंदोलन समिति बनी। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता थे राम मनोहर लोहिया।
राम मनोहर लोहिया, इन्होंने मांग उठाई कि राजपूताना में एक ही रियासत बननी चाहिए और वो रियासत बननी चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने ये आवाज उठाई कि पूरे राजस्थान को मिलाना होगा और एक रियासत बनाना होगा। इसके लिए इन्होंने ये क्या राजस्थान जो है आंदोलन समिति का गठन किया कि राजस्थान के अंदर है वो राजस्थान के अंदर एक राजस्थान बनना चाहिए और भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर वृहद राजस्थान बनाने की मांग की। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति बनाई और मांग की, यही इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने मांग की कि हमें एक वृहद राजस्थान चाहिए। ये पूरे भारत में आवाज उठाई गई राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अब देखो एक चीज देखो, ये प्रीपर्स शब्द आता है, प्रीवर्स क्या है, ये प्रीपर्स क्या है? राजाओं ने अपनी रियासतें दी, राजाओं को रियासतों के बदले दिया गया वार्षिक भत्ता। राजाओं ने अपनी रियासतें दी, उनके बदले में राजाओं को वार्षिक भत्ता दिया गया, उसे प्रीपर्स कहा गया। तो सार्ववादिक जो था वो जयपुर वाले का था। जयपुर वाले को सबसे ज्यादा दिया गया, 18 लाख का प्रीवियस दिया गया, 18 लाख। फिर जोधपुर वाले को दिया गया, आय के हिसाब से ही दिया गया था, उनकी आय जो राज्य की थी, इसको लगभग 17.5 लाख के आसपास दिया गया था। और बीकानेर को 17 लाख, ठीक है। और आपको पता है ना, मेवाड़ वाले को 20 दिया गया, लेकिन उसको वैसे 10 + 5 दिए गए थे, ठीक है। 10 लाख उसका प्रीवियस था, 5 राजप्रमुख का भत्ता था और 5 उसको धार्मिक कार्यों के लिए मेवाड़ को या उदयपुर को दिया गया। मेवाड़ी तो उदयपुर है ना। तो ये मैंने आपको ये बात भी बता दी, वार्षिक भत्तों की बातें भी बता दी, ठीक है। और कौन कौन से जो है प्रयास किए गए उनके बारे में हमने बात कर ली। अब कुछ 2-3 तथ्य यहाँ पे और बता देता हूँ एकीकरण से रिलेटेड, फिर एकीकरण के बाद में क्या होता है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, बीकानेर का जो राजा था उसने भी एक प्लान बनाया था, तो वो भी थोड़ा बहुत मान लो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अटका दिया जाए तो अपन उसके लिए भी तैयार हैं। एक लोहारू रियासत थी जो थी हरियाणा में, है तो टच तो चूरू और अपने झुंझुनूर उधर टच थी। लोहारू रियासत जो हरियाणा के अंदर थी, या इस रियासत को बीकानेर शासक सादुल सिंह ने मिलाने का प्रयास किया। लेकिन सरकार ने इसको फेल कर दिया था। तो एक तो ये लोहारू रियासत का नवाब था, उससे समझौता वगैरह करके और उसको मिलाकर ये अपनी सीमाएं और बढ़ाना चाहता था। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रहे कि लोहारू रियासत, 1 लाइनर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। देखो, राजस्थान में जो काम करती थी उसे कहते हैं राजपूताना एजेंसी। राजपूताना एजेंसी से गुजरात एजेंसी में शामिल कर दी गई कुछ रियासतें। गुजरात एजेंसी में शामिल रियासतें जो राजपूताना एजेंसी के अंदर आती थी उनको गुजरात एजेंसी में शामिल कर दिया गया। एक तो है ईडर, एक है विजयनगर, राजपूतों की रियासतें थी ये। तीसरी है दांता, लेकिन यहाँ के लोग गुजराती बोलते थे। चौथी है पालनपुर, ये मुस्लिम रियासत थी पालनपुर।
ठीक है। ये चारों का प्रशासन संभालती थी राजपूताना, जो एजेंसी है वही संभालती थी। ठीक है। ईडर, विजयनगर और दाता और पालनपुर, ये तीन तो एक तरह से राजस्थान के ही अंग हुआ करते थे, क्योंकि राजस्थान के राजाओं के वंशज ही यहाँ राज करते थे। ठीक है। ईडर, विजयनगर और दांता में राजस्थान के राजाओं के वंशज ही यहाँ राज करते थे, तो राजस्थान के ही पार्ट थे ये तीनों। ठीक है। लेकिन ये चारों ही राजपूताना एजेंसी के अंडर में आते थे, इनको गुजरात एजेंसी में दे दिया गया। तभी तो मैंने आपको रियासतों की संख्याएं 22 बताई थी, क्योंकि 3 वो राजपूतों की ईडर, विजयनगर, दांता और थी। ठीक है, वो भी थी, क्योंकि और इनका संचालन भी देख लो ना, राजपूताना एजेंसी कर रही है इनका संचालन, और गुजरात एजेंसी में इनको शामिल कर दिया गया। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा ये देख लो। अब उसके बाद के अंदर क्या होता है कि उसके बाद में ये एजेंसी वाली बात हो गई, अब चरणों वाली बात हो गई, एकीकरण हो गया, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर हमारा एकीकरण भी कर दिया गया। अब सब कंप्लीट हो गया है, एकीकरण कंप्लीट हो गया है, एकीकरण की बातें कंप्लीट हो गई है। अब देखो क्या होता है कि 3 श्रेणियां बनी जाती है संविधान में। जब 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है, संविधान में 3 श्रेणियों की व्यवस्था की जाती है। तो संविधान में 3 श्रेणियों की व्यवस्था होती है। संविधान में 3 श्रेणियों की विशेषता होती व्यवस्था की जाती है। ए श्रेणी या क श्रेणी। ठीक है, एक की जगह क भी लिखा आ सकता है। बी श्रेणी के राज्य या ख भी लिखा आ सकता है, और सी श्रेणी के राज्य, और यहां पर ए बी क ख ग श्रेणी के राज्य। तो ए श्रेणी के राज्य कौन से थे? जो अंग्रेज हमें छोड़कर दे के गए थे, जो ब्रिटिश सरकार से लिए गए थे, जो ब्रिटिश भारत से लिए गए थे। ब्रिटिश भारत से लिए गए प्रांत, ब्रिटिश भारत से लिए गए प्रांत, जैसे हमने बम्बई स्टेट है, बम्बई प्रांत, मद्रास प्रांत, ठीक है, बिहार प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत, ऐसे। और यहां पर राज्यपाल नियुक्त किया गया। इनमें जो अंग्रेजों से लिए थे वहां राज्यपाल नियुक्त किए गए। और जो देसी रियासतों से बने थे राज्य, देसी रियासतों के एकीकरण से जो राज्य बने थे, एकीकरण से बने राज्य, उनको 20 श्रेणी में रखा गया। इसमें एग्जाम्पल राजस्थान, मध्य भारत, त्रावणकोर, कोचीन, राजस्थान, मध्य भारत, त्रावणकोर, कोचीन, ये सब क्या थे? ये देसी रियासतों के एकीकरण से बने हुए राज्य थे। इनको 20 श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो यहां पर राजप्रमुख नियुक्त किया गया। हमारे संविधान में यहां पर राजप्रमुख की नियुक्ति की गई। ये बात है जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तब। तीसरा बन गया चीफ कमिश्नर प्रांत। जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, ठीक है, वहां पर नियुक्त किए गए, वो किए गए जैसे अजमेर वगैरह। यहां पर प्रशासक, जिनको कहा गया चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए, प्रशासक नियुक्त किए गए। ठीक है, यहां पर ऐसी विशेषताएं यहां पर हुई। ए श्रेणी में राज्यपाल, बी श्रेणी में राजप्रमुख और सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर। तो हम किस में आते थे? आपसे क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का, और यहां पर राजप्रमुख नियुक्त किया गया। लेकिन आपको पता होगा संविधान का 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ। 7वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? ये किया गया कि ये श्रेणी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। श्रेणी व्यवस्था समाप्त। तो सब में क्या नियुक्त कर दिए गए?
राज्यपाल नियुक्त, सभी में राज्यपाल की नियुक्ति। तो इस प्रकार से राजस्थान में भी किसकी नियुक्ति हो गई? राज्यपाल की। राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कब हुई? 56 में। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह कब बने? 1956 में। 1956 में बने। अब देखो हमारा एकीकरण भी 1956 में हुआ 1 नवंबर को, इनको भी 1 नवंबर को बनाया गया। ठीक है, 1 नवंबर को, 1 नवंबर डेट ही बता देता हूँ, 1956 को बनाया गया। उस समय जब हमारा एकीकरण कंप्लीट हुआ, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है। एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? एकीकरण, या मैं कहूं समाप्त, या मैं कहूं पूर्ण राजस्थान का निर्माण, पूरा राजस्थान, पूर्ण राजस्थान का निर्माण, या वर्तमान राजस्थान का निर्माण, निर्माण के समय मुख्यमंत्री थे, 56 में हुआ ना, तो 56 में थे मोहनलाल सुखाड़िया। 1956 मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एकीकरण 1956 में जब संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हो गया था, तब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया हमारे मुख्यमंत्री थे। तो ये सभी बातें आपने देख ली। ठीक है, और वैसे हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री थे हमारे, और उनके समय ही वृद्ध राजस्थान का पहला मंत्रिमंडल बना था। अब मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, देखो राजस्थान का एकीकरण में हम बात कर रहे थे रियासती विभाग या रियासती सचिवालय या स्टेट मंत्रालय। एक ही नाम है। रियासती विभाग क्यों बनाया गया था? एकीकरण के लिए बनाया गया था। तो पहले स्थापना कर दी आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने। स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई, क्योंकि अब ये था कि भाई एकीकरण करना ही है, भारत और पाकिस्तान अलग होने वाले हैं, वो घोषणाएं सब हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था। तो अब ये रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को बना। डेट पूछी जाती है। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तभी इन्होंने एकीकरण का श्रेय जाता है। आपसे पूछे किनको जाता है? इनको और इनको जाता है भाई, एकीकरण इन्होंने ही करवाया है। तो इनके पास एक डिपार्टमेंट था जिसने करवाया था। सचिव थे वीपी मेनन। पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। सिंपल है, समझ जाओगे। स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण की, इंडियन स्टेटों के एकीकरण पर स्टोरी, कहानी है। कार्य है देशी रियासतों का एकीकरण करना। इस रियासती विभाग में एक कंडीशन थी जो अंग्रेजों की ही देन है। जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ है और जनसंख्या 10 लाख है, वो स्वतंत्र रह सकती है। ये पेज था। तभी तो ऐसी रियासतें राजस्थान में 4 थी जिनको देखो पटेल चाकर भी नहीं मिला सकते थे, क्योंकि रूल था। ये रूल ये था कि ये 1 करोड़ जिनकी वार्षिक आय है, 10 लाख जनसंख्या है, उनको नहीं करवा सकते। बाकी को तो दबा के भी करवा सकते थे ये, लेकिन इनको नहीं करवा पाए। राजस्थान में 4 रियासतें इस शर्त को पूरा करती थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ये पूरा करती थी। जयपुर बड़ी रियासत है। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर के पास वार्षिक आय 1 करोड़ थी, जनसंख्या 10 लाख थी। एक बात और याद आई है मुझे, अभी मैं बता दूंगा, एक बार रिवीजन हो जाए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई को 1947 को इंग्लैंड की संसद से ये एक्ट पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत को आज़ाद करने वाला। इसकी धारा 8 में कहा गया कि देशी रियासतों पर अब ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई है, धारा 8 में। और कहा गया वो स्वतंत्र है, उसके साथ जो सहायक संधियां समझौते किए गए वो अब रद्द है। 15 अगस्त को अब इस धारा से जोश आ गया और राजस्थान की 4 रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। जोधपुर, धौलपुर, अलवर, डूंगरपुर। ठीक है, ये रियासती विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ये स्वतंत्र नहीं रह सकती थी लेकिन इन्होंने, जोधपुर का राजा आपको पता है, धौलपुर का, ये पाकिस्तान के प्रभाव में थे दोनों।
और अलवर का राजा था ही, वो भी नाराज ही था कांग्रेस से, और डूंगरपुर था ही। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रियासतें 19 थी, मुस्लिम रियासत 1 थी, जाट रियासत 2 थी, बाकी राजपूत रियासतें 16 थी। ऐसी रियासतें जिनको अंग्रेज तोपों की सलामी नहीं देते थे, किशनगढ़ और शाहपुरा को, इनको कहते हैं नॉन सल्यूट स्टेट। नरेंद्र मंडल 25 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में बैठक हुई। भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसने 2 पत्र जारी किए, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन, ये देख लेना अंग्रेजी में थोड़ी सी कैसा ही है मामला, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, उसको विलय पत्र कहते हैं, ठीक है, भारत पाक विलय, ठीक है, नहीं तो मैं देख के याद आऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, देख के मैं बता दूंगा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये स्वतंत्र रहने वाली रियासतों के लिए था, जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी ये उनके लिए था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले बीकानेर के राजा सादुल सिंह ने किए 7 अगस्त को 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त से पहले करने थे, लास्ट में किए 14 अगस्त को कर दिए धौलपुर के उदयभान सिंह ने। जोधपुर ने 9 अगस्त को ही कर दिए हणवंत सिंह ने, बाकी की डेट का कोई मतलब नहीं। ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान के प्रभाव में थी जोधपुर और धौलपुर, धौलपुर उदयभान सिंह था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, सही है, उसके साथ ही रियासतें खत्म थी। जब विलय के बारे में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये फैसला तो मेरे पूर्वज कर चुके हैं, और अगर वो डिगमगाए होते तो हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत हमारे लिए छोड़ के जाते, मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ। 3 ठिकानों का एकीकरण हुआ, निमराना अलवर, तो अलवर के साथ ही, अलवर रियासत के साथ ही प्रथम चरण में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत के साथ द्वितीय चरण में, और लावा जिला टोंक लगता लेकिन जयपुर रियासत के साथ में चतुर्थ चरण के अंदर। पहले इसको जयपुर रियासत में मिलाया गया, पहले इसमें मिलाया गया, ठीक है, इसके साथ ऐसा हुआ, और फिर इसको चतुर्थ चरण में जयपुर के साथ शामिल किया गया। एकीकरण में कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजाओं द्वारा अपने स्तर पे भी प्रयास किए गए। वागड़ संघ कौन बनाना चाहता था? डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ये वागड़ इलाका ही है। और हाड़ौती, बूंदी, कोटा, झालावाड़ 3 रियासतें थी। हाड़ौती में कोटा का शासक बनाना चाहता था। राजस्थान यूनियन, राजपुताना के शासकों को बुलाया। मालवा, मध्य प्रदेश में जो ऊपर वाले इलाके हैं उसे मालवा कहते हैं। और गुजरात की रियासतों को बुलाया, बनाना चाहते थे उदयपुर के भोपाल सिंह राजस्थान यूनियन। सम्मेलन नवंबर 1946 में उदयपुर में रखा, और इसके लिए एक संविधान सभा बनाने का प्लान बन चुका था। संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त कर चुके थे के एम मुंशी को, लेकिन जोधपुर, बीकानेर, जयपुर जैसी रियासतों ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया राजस्थान यूनियन में। दूसरा, छोटी रियासतों को डर था कि कहीं ये मेवाड़ संघ ना बना ले और खुद बड़े राजा बन जाए, हमें कुछ ना मिले। राजपुताना संघ, राजपुताना प्लस एमपी रियासत बनाना चाहता है सवाई मानसिंह द्वितीय, ठीक है। राजपुताना और एमपी की रियासतों को मिलाकर राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया था। समाजवादी पार्टी के नेता है राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी भारत स्तर पर एक आंदोलन चलाया। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, स्वयं अध्यक्ष बन गए इसके। अखिल भारतीय स्तर पर वृद्ध राजस्थान बनाने की मांग इन्होंने उठाई। प्रीपर्स क्या होता है? राजाओं को रियासतों के बदले दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता होता है। सर्वाधिक जयपुर को 18 लाख मिले। भाई उन्होंने रियासतें दी ना, तो उनको वार्षिक भत्ता सालाना दिया गया 18 लाख। जोधपुर वाले को 17.5 लाख, बीकानेर 17, मेवाड़ उदयपुर वाले को 10 + 5 + 5 वैसे दिए गए थे। लोहारू रियासत बीकानेर का सादुल सिंह मिलाने का एक प्रयास किया था। राजपुताना एजेंसी से गुजरात एजेंसी को ट्रांसफर रियासतें हुई थी। पहले इनको गुजरात एजेंसी में मिला दिया गया, फिर आपको पता है ना गुजरात को बंबई स्टेट में मिला दिया गया था एजेंसी को। ईडर, विजयनगर, दाता और पालनपुर। संविधान में 3 श्रेणियां थी। इस श्रेणी में वो राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के थे, जो अंग्रेजों के थे वो छोड़ के गए थे। 20 श्रेणी में वो राज्य हमारे संविधान में रखे गए जो देशी रियासतों के एकीकरण से बने, जैसे राजस्थान वगैरह, यहाँ राज प्रमुख नियुक्त किया गया। तीसरे वो जो अंग्रेजों से मिले चीफ कमिश्नर प्रांत थे, वहाँ चीफ कमिश्नर की नियुक्ति हुई। 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये श्रेणी व्यवस्था खत्म, ये पूरा सिस्टम खत्म, तो राज प्रमुख का पद भी खत्म, राज्यपाल का पद आ गया। आपसे पूछे कब खत्म हुआ? 56 में। भाई इस दिन ही पद खत्म हुआ, इसी दिन ये आ गया। गुरुमुख निहाल सिंह। एकीकरण समाप्त हुआ
पूर्ण राजस्थान निर्माण हुआ, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया 1956 के समय जब ये हुआ। अब देखो एक स्टोरी और बताता हूं, शुरू की बात है एकदम शुरू शुरू में। ये था अजमेर मेरवाड़ा, जब एकीकरण का प्लान चला था ना, ये केंद्र शासित प्रदेश था, और जब एकीकरण का प्रारंभ कर रहे थे, रियासती विभाग ही तो कर रहा था ना, रियासती विभाग। रियासती विभाग जो था, इस रियासती विभाग ने क्या किया, इस रियासती विभाग ने मुलाकात की। किससे मुलाकात की? एक तो किशनगढ़ से, किशनगढ़ के राजा सुमेर सिंह थे उस समय, उनसे मुलाकात की, और शाहपुरा के राजा से, शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव, सुदर्शन सिंह या सुदर्शन देव, उनसे मुलाकात की कि आप दोनों को किस में मिलाया जाएगा। रियासती विभाग ने फैसला लिया कि इन दोनों को किस में मिलाया जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा में मिलाया जाएगा। सबसे पहला ये प्लान था केंद्र शासित प्रदेश में, चीफ कमिश्नर में विलय किया जाएगा। किशनगढ़ वाला तो थोड़ा देर माना, लेकिन किशनगढ़ वाला मान गया, ठीक है, तैयार हो गया। लेकिन शाहपुरा के शासक ने मना कर दिया। देखो कहानी क्या हुई, एकीकरण करवा रहे थे कि भाई किस में मिलना है, विलय पत्र पे तो साइन हो गए कि भारत में मिलना है, लेकिन अब आप कौन सी रियासत में मिलकर संघ बना रहे हो उसकी बात हो रही है। दो टाइप हो गए ना, एक तो हो गया विलय पत्र की आप भारत में मिलना चाहते हो पाकिस्तान में, चलो आपने कह दिया भारत में, लेकिन भारत में आप किन में मिलोगे, वो एकीकरण होता है। तो किशनगढ़ के सुमेर सिंह तो ठीक है, किशनगढ़ अजमेर ही तो है क्या, और भीलवाड़ा टच होता ही है ना अजमेर, तो शाहपुरा टच में ही थी, तो कहा ठीक है बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। इन्होंने कहा हम भी, लेकिन शाहपुरा वाले राजा ने थोड़ा मना कर दिया, तो पटेल ने धमकाने का प्रयास किया। पटेल ने इनको कहा कि आपको पता नहीं है कि ऐसा करने पर हैदराबाद रियासत के साथ क्या हुआ था, इतनी बड़ी, वो तो भारत की बड़ी रियासत थी, उसके साथ में क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि वो गलत थे, हम गलत नहीं है, ठीक है, वो गलत थे इसलिए आपने कदम उठा लिया, हम गलत नहीं है। और इन्होंने एक बात और कही कि भाई मैंने तो अपना शासन जनता को सौंप दिया। देखो शाहपुरा शासक ने क्या किया था, शाहपुरा शासक ये पहला शासक है राजपुताने का, राजस्थान का पहला शासक, आगे भी बताऊंगा, पहला शासक जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की और जनता को शासन सौंप दिया था, शासन की स्थापना की। और प्रधानमंत्री बने गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, असावा इनकी सरकार के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जनता को 14 अगस्त को ही, एक दिन पहले ही, 14 अगस्त आजादी से एक दिन पहले ही जनता को शासन सौंप दिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा अब मैं फैसला लेने वाला कौन होता हूं कि किस में मिलोगे, मैं साइन नहीं करूंगा, ठीक है, जनता साइन करेगी। तो उन्होंने कहा ज्यादा होशियारी मत करो, उन्होंने कहा बिल्कुल कि, उन्होंने कहा देखो हैदराबाद में हुआ जो आपके साथ हो सकता है कि होने दो, मैं गलत थोड़ी हूं, मैंने जनता को शासन सौंप दिया है, आप जनता से साइन करवा लो, उनके प्रतिनिधि है गोकुल लाल असावा, उनसे साइन करवा लो। तो गोकुल लाल असावा से शाहपुरा के शासक ने बात भी की, फिर गोकुल लाल असावा उपस्थित भी हुए, उन्होंने समझाया कि आप कहोगे उस संघ में शामिल हो जाएंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें साइन करने से कोई परहेज नहीं है, ठीक है, आप कहोगे उसमें हो जाएंगे, लेकिन इसमें शामिल मत करो, हमें किसी और में कर देना। कहो ठीक है। तो फिर ये मामला रद्द हो गया था, ठीक है, इनसे बातचीत हुई तो फिर ये हो नहीं पाया, मामला रद्द हो गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रियासती विभाग किशनगढ़ और शाहपुरा को किस में मिलाना चाहती थी? सबसे पहले अजमेर मेरवाड़ा में मिलाना चाहती थी, यहीं से शुरुआत हुई। ये पहला दावी था जो फेल हो गया था, किशनगढ़ और शाहपुरा को। तो फिर दोनों की जनता ने कहा कि भाई और संघ में मिला देना, तो क्या ठीक है। इस प्रकार से ये मामला, ये केंद्र शासित में नहीं मिलना चाह रहे थे, तो ऐसा हुआ था, ठीक है। आई कहानी समझ में? बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करनी है आपको, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे ही करना है, मुझे ही तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है।
धन्यवाद। बिल्कुल तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से।